Hello, beta. My name is Professor Neeraj Agnihotri, and let's talk about the concept of center of mass. देखिए, center of mass basically है क्या? Center of mass is an imaginary concept. पहली बात तो अभी याद रखना, ये imaginary क्यों है? क्योंकि हम लोग एक फाइनाइट साइज बॉडी को एक पॉइंट के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। समझ गए मेरा पॉइंट? देखिए, कोई भी बॉडी है जिसका फाइनाइट साइज है, उसको एक पॉइंट में लेके आना, इसको कंसिडर करना, तो ये अपने आप में एक मतलब हाइपोथेटिकल सा कॉन्सेप्ट हो गया है, राइट? जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है। तो काइनेमेटिक्स में जब हम ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन मूव्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो वो ट्रेन का जो लेंथ है दैट इज इग्नोरेबल, क्योंकि उसने डिस्टेंस काफी ज्यादा कवर किया। तो हम उस ट्रेन को, जिसका साइज फाइनाइट होता है पर जो उसने डिस्टेंस कवर किया, उसको हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। वैसे ही while to talk about the concept of rotational motion, हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। समझ क्या पॉइंट? तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम एक फाइनाइट साइज बॉडी को एक इमेजिनरी पॉइंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और उसी इमेजिनरी पॉइंट की जो डिस्कशन हम करेंगे, उस डिस्कशन के साथ हम लोग रोटेशन का या ट्रांसलेशन का जो भी कॉन्सेप्ट एक बॉडी का एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हम उसको आराम से कर सकते हैं। तो ये एक हाइपोथेटिकल सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है, राइट? अच्छा, सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, बेसिकली होता क्या है इसमें? देखिए, ये पेन आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को इसको बैलेंस करना है, तो अपन इधर फोर्स लगा दे, अगर ऐसे करके इसको बैलेंस करना है, इधर इस फोर्स लगा दे, तो क्या होगा बेटे कि इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट दे दूं इसको, तो ये मैं अभी तो चलो इसको बैलेंस कर देता हूँ ऐसे करके। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे मैं सपोर्ट दे दूं, तो ये ना इधर गिरेगा ना ये इधर गिरेगा। लेकिन जब मैं इसको इधर होल्ड करने की कोशिश करूंगा, नीचे गिर रहा है। अगर इधर होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये इधर से नीचे गिर रहा है, राइट? तो आपको एक सुटेबल पॉइंट पे इसको फोर्स लगाना है जहां पे ये बैलेंस हो जाए, राइट? दैट्स कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने ये चीज समझ ली कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, एंड वी कैन रिप्लेस अ फाइनाइट साइज बॉडी विद अ पॉइंट। हम एक पॉइंट के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स चेक आउट कैसे करना है। देखिए देखिए हमारे पास ना कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज इन देयर? देखिए, सेंटर ऑफ मास इज एन imaginary point where whole mass of the body is supposed to be where whole mass of the body is supposed to be concentrated and it may lie inside or outside the body, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है? अभी देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए बेटा, हमारे पास ना, इफ यू टॉक अबाउट द रिंग, अगर आप एक रिंग की बात करते हो, तो ये रिंग आ गया। तो रिंग के ना यहां पे आपके पास बेटा सारे का सारा मास है, समझ पा रहे हो? यहां पे सारे का सारा मास, इसके इनसाइड कोई मास नहीं, ये एम्प्टी है। पर अपन मानेंगे किसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है? यहां पे लाई कर रहा है, राइट? और अगर आप एक डिस्क की बात करते हैं, अगर आप एक डिस्क की बात करते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है? सेंटर पे लाई कर रहा है, राइट? और आप यहां पे बोलते हो कि रिंग वाले केस में ये आउटसाइड होता है, और ये डिस्क वाले केस में इनसाइड होता है। अच्छा, एक चीज जनरलाइज कर लेते हैं। हॉलो बॉडीज जो होती है ना, हॉलो बॉडीज के केस में सेंटर ऑफ मास हमेशा
आउटसाइड होता है, और जो सॉलिड बॉडी होती है, सॉलिड बॉडी जो होती है, उस केस में ये इनसाइड होता है, राइट। तो ये चीज आप इसको ध्यान में रखने वाले सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक है। तो एक ये क्या है, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट जहां पे हम सारे का सारा मास का बॉडी का जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं, और ये इट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड। देखिए अब इसमें ना सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट में देखिए क्या है सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है, also it is also considered as the balancing point of the body. It is also considered as the balancing point of the body. अभी आपको बताया था ना मैंने, जैसे हमने ये बेटा पेन रखा था इधर, इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां पे फोर्स लगा दो तो ये ना इधर को गिरेगा ना ये इधर को गिरेगा, लेकिन अगर यही सपोर्ट को आप इधर करोगे तो ये ऐसे गिर जाएगा, अगर आप ऐसे कर दो और अगर आप इधर कर दोगे तो ये ऐसे गिर जाएगा, राइट। पर यहाँ पे ये बैलेंस हो गया, इट्स ऑल्सो द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी। इवन यू टॉक अबाउट अ रिंग, जब आप रिंग की भी बात करो तो अगर आप रिंग को फोर्स लगाना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, तो आप इस पॉइंटेड एज जिसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास कर रहा है तो ये इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे ये डिस्क आ गया, इसको थोड़ा ऐसे शो कर देते हैं, और अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो आपने यहाँ पे डिस्क को बैलेंस कर दिया, राइट। सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। फॉर, इसमें हम लिखेंगे फॉर regular distribution of mass, for regular distribution of mass, center of mass lies at the geometrical center of the body. Geometrical center of the body, यहां पे लाई करता है ये, क्लियर हो गया ना कि नहीं। And for regular distribution of mass, center of mass lies at the geometrical center of the body, ठीक है। geometrical center समझ गए होगे, मतलब अगर मान लो आपने बोल दिया सर सर्कल के कहां पे है, मैं बोलूंगा बेटे सेंटर पे। आपने बोल दिया सर डिस्क पे कहां पे लाई करेगा, मैं बोलूंगा बेटे ये भी सेंटर पे लाई करेगा। अगर आप बोलोगे हॉलो स्फीयर के केस में तो वो भी सेंटर पे आएगा, अगर आप बोलोगे सॉलिड स्फीयर के केस में वो भी सेंटर आएगा। अगर आपने बोल दिया सर अगर हम स्क्वायर की बात करें तो मैं कहूंगा बेटे डोंट वरी ये भी सेंटर पे आएगा। अगर आपने बोल दिया रेक्टेंगल कुछ ऐसे, वही ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब यहाँ पे डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे मीट करेगा, सेंटर आ गया। तो इन दैट वे यू कैन से, एंड सो ऑन वी डू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो हम लोग आने वाले टाइम में डेरिवेशंस भी करेंगे इसके, ठीक है। कोन का, सॉलिड कोन, होलो स्फीयर, हेमिस्फीयर, सारा कुछ, ठीक है। हेमिस्फीयर का भी आता है। सेमी सर्कुलर रिंग, ये तो रिंग थी ना बेटे, अगर सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें तो सर कहां पे आएगा, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। SCR लिख देते हैं, मैं इसको यहां लिख दो बेटे, सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में लिख दो, ये भी अपन ऐसे ड्रॉ कर देंगे इसको, ये ऐसे आएगा, ठीक है। इन दैट वे वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। ओके, फॉर a regular distribution of mass, center of mass lies at the geometrical center of the body, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये बोलेंगे कि if we apply external force directly oblique indirectly, directly or indirectly, if we apply the external force directly or indirectly at center of mass, then the body will ट्रांसलेट ओनली। तो बॉडी हमेशा ट्रांसलेट करेगा। देखो बहुत सिंपल सा मीनिंग है, मान लीजिए ये रॉड है बेटे,
आपने लगाया फोर्स और ये है सेंटर ऑफ मास। जब आपने इस पे फोर्स लगाया ना, तो ये फोर्स लगने के बाद ये बॉडी आगे चला गया, यहां पे आ गया, राइट। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये अब फाइनल आ गया, क्योंकि आपने फोर्स इस पे एफ लगा दिया। तो दिस हैज चेंज्ड, है ना, एम राइट, दिस हैज चेंज्ड इट्स लोकेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एंड इट ट्रांसलेटेड ओनली, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग एक और कॉन्सेप्ट कंसिडर करते हो कि सर हम अगर रिंग का रिंग कंसिडर करें तो फिर क्या होगा। अच्छा, इन दोनों में फर्क है बेटे, एक पॉइंट समझिएगा, बहुत सिंपल है। ये आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो इस केस में जो आपने ये फोर्स लगाया ना बेटे, ये दिस इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ना, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, राइट। तो लॉजिक ये है, मैंने ये डायरेक्टली बोला था इस कॉन्सेप्ट के लिए, और इनडायरेक्टली बोला था जिसमें हम लोग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात कर सकते हैं, तो उसमें ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लगाया, तो ये आगे को ऊपर को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। लेट्स चेक आउट, देखिए कैसे। Sort of you have displaced the body from this black position to the blue position, right? Black position से आपने blue position तक इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया है। ये था हमारा इसका पॉइंट कि अगर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोर्स लगा दें सेंटर ऑफ मास पे, तो बॉडी विल ट्रांसलेट ओनली। और अगर इसी को हम टारगेट करते हुए पॉइंट को ये लिख दें, सर अगर हम लोग फोर्स लगा दें अदर देन द सेंटर ऑफ मास पॉइंट, तो क्या होगा। तो इसका आंसर है बेटे, इफ वी अप्लाई the external force, if we apply the external force at a point other than the center of mass, then body will translate as well as rotate if not fixed। अगर हमने उसको फिक्स नहीं किया तो वो रोटेट एज वेल एज ट्रांसलेट करेगा। अब ये देखिए कैसे करेगा, लेट्स चेक आउट। देखिए ये बेटे हमारे पास एक रॉड आ गया, हमें पता है ये सेंटर ऑफ मास है, पर हमने यहां पे फोर्स लगाया। जब यहां पे बेटा फोर्स लगाया ना, तो क्या हुआ आपको पता लग ही रहा होगा इधर, बहुत अच्छे, शाबाश, ऐसे लगेगा, है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग द फोर्स। तो अब देखो ये रोटेट भी कर गया और ये ट्रांसलेट भी कर गया, तो दैट्स अ पॉइंट। आई थिंक यू गॉट माय वर्डिंग। ये रोटेशन में भी आ गया और ये ट्रांसलेशन में भी आगे को भी चला गया। तो अगर वी अप्लाई द फोर्स other than the center of mass, then it will rotate as well as the translate. Okay, अभी एक और पॉइंट लिखते हैं, सिक्स्थ पॉइंट। देखिए सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट है फॉर irregular distribution of mass, for irregular distribution of mass, center of mass lies near to the portion where relatively larger mass is present, या relatively more mass is present, ठीक है। ये बोले तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे अभी आपको शेयर किया था, ये थिन रॉड है बेटे, थिन रॉड के सेंटर पे लाई करेगा। मान लीजिए अगर ये इसकी दूरी L है तो ये भी L/2, ये भी L/2, ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्लगर तो समझते हो कि क्या हो बेटे,
अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्लगर होता है बेसबॉल बैट, बेसबॉल बैट, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे मास ज्यादा लग रहा है, यहां पे मास कम लग रहा है। तो स्लगर आप देख पा रहे हो, स्लगर में सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ना होते हुए थोड़ा सा इधर होगा, सेंटर से थोड़ा सा इधर को, क्योंकि इधर ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। फॉर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर ऑफ मास जो होता है इट लाइज नियर टू द पोर्शन वेयर रिलेटिवली मोर मास इज प्रेजेंट, राइट। तो सेंटर ऑफ मास इधर लाई करेगा। उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो हमारा अगला कंसर्न है, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं। अच्छा, एक और देखिए पॉइंट, सेवंथ पॉइंट देखिए एक और। इफ, या ऐसे बोल देते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम oblique the body will change only when some external forces are applied. Some external forces are applied, and it doesn't change if only internal forces are playing the role. ठीक है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग देखिए। मैं आपको एक छोटा सा बताऊं, सेंटर ऑफ मास बेसिकली ना अपन क्या करते हैं बेटे, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जैसे अपन बोलते हैं पहले बॉडी यहां पे था, अब बॉडी यहां पे आ गया, तो सेंटर ऑफ मास बॉडी की लोकेशन चेंज करके ना यहां से यहां तक। लेकिन हम लोगों ने ये बोला कि मान लीजिए ये बॉडी यहां पे थी और आपने फोर्स लगाया और ये इसके कोऑर्डिनेट्स आपने चेंज कर दिए, तो दिस बॉडी हैज मूव्ड फ्रॉम देयर टू देयर, राइट। तो ये पॉइंट आ गया। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था ना फोर्स, यहाँ पे एफ लगा दिया था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये चेंज कर गए थे। चाहे आपने फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगाया, चाहे अदर देन सेंटर ऑफ मास, so coordinates of this center of mass has changed from there to there, am I right? लेकिन मान लीजिए कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ये दो ब्लॉक्स आ गए, जैसे हमारे पास मासेस आ गए M1 M2। अब ये दोनों जब दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, इन दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटे वो एक इंटरनल फोर्स है। क्यों? क्योंकि जितनी इसने इस पे लगाई फोर्स उतनी इसने इस पे लगाई, डायरेक्शन ऑपोजिट है। और मान लीजिए चलो मासेस को भी इक्वेट ही कर देते हैं कि मासेस दोनों के इक्वल हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो एक इंटरनल फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे ये इसको अप्रोच करेगा, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट of this center of mass कि इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, and where do they collide, they will definitely collide at their center of mass। अच्छा, एक एट्थ पॉइंट लास्ट लिख लेते हैं, वो ये है कि we can replace a finite size a body with a point only, ठीक है। एक फाइनाइट साइज बॉडी को अपन एक पॉइंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कोन है और कोन के ऊपर हम लोगों ने एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए कोन का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मान लीजिए स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक क्या था। मान लीजिए आपने लिख दिया ओरिजिन, मैंने बोला बेटे ओरिजिन ड्रॉ कर दो, बेटे ने बोला ठीक है सर कर दिया। देखो ये आ गया इधर, और ये देखो ये आ गया इधर, ठीक है। तो अब ये था प्रैक्टिकल। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन रिप्लेस कर रहे हैं कोन को और स्फीयर को। ये स्फीयर है, ये कोन है, एक पॉइंट्स के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। ये बेटे आपके पास आ गया
कौन का सेंटर ऑफ मास, यू कॉल इट एज YC, ये आ गया YR या YS स्फीयर के लिए, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे आपने स्फीयर का मास लिख लिया MS और कोन का मास लिख दिया MC। तो नाउ यू आर रिप्लेसिंग दिस स्फीयर विद अ पॉइंट, कॉलिंग इट एज MS, यू आर रिप्लेसिंग दिस कोन विद अ पॉइंट व्हिच इज MC। अब फर्दर आपने क्या किया, इन दोनों को एक ही पॉइंट के साथ रिप्लेस कर दिया, इन दोनों, ठीक है। मान लीजिए, लेट कर लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया ओरिजिन के हिसाब से, ये पॉइंट जो था ये आ गया MS प्लस MC। तो अब आप क्या बोलोगे, सर ये वाला जो सिस्टम है ना सर, इसको छोड़ दो, आप ना एक पॉइंट मार्क कर लो जिसकी दूरी का नाम आप ये रख दो, Y रख दो इसका नाम, और ये इस पॉइंट का आप डिस्कशन कीजिए और इसी पॉइंट का नाम आप बोल दीजिए कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इफ यू टॉक अबाउट द डिस्कशन अबाउट दिस पॉइंट, so means you are talking about sphere and cone simultaneously, ठीक है। so this is all about a topic of center of mass। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू।